Dear student, good morning once again. We are here in live class. This is the social class for standard 8th, and today I will discuss with you about the condition after the independence. यानी कि चैप्टर नंबर 14 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भारत, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो लुक एट हियर ऑन पेज नंबर 107. आफ्टर इयर्स ऑफ रिलेंटलेस स्ट्रगल, यानी कि आराम रहित, बिना रुके हुए, ठीक है, बिना आराम के, है ना. आफ्टर इयर्स ऑफ यानी कि कई वर्षों के बाद, है ना, कई वर्षों तक बिना रुके हुए चले संघर्ष के बाद अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी कि किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, इंडिया फाइनली बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947. फाइनली इंडिया 1947 15 अगस्त को आजाद हुआ. द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम देन ऑन was witness to the various process and struggle associated with the building of a modern nation. Okay, the period of Indian history from then on was witness to the various processes and struggle associated with the building of the modern nation. तब से लेकर के आज तक जितने भी संघर्ष हुए, ठीक है, वो इस बात की, इस तरह के मॉडर्न इंडियंस, जो मॉडर्न इंडिया आज आप लोग देखते हैं, इनको बनाने में जो है वो क्या है, वो साक्ष्य है, यानी कि वो गवाह है. ठीक, यानी कि तब से भारतीय इतिहास का दौर एक वी कैन से दैट कि विटनेस टू द वेरियस प्रोसेस एंड, यानी कि तब से भारतीय जो इतिहास का जो दौर है, एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण तक की जो प्रक्रिया है, वो जो है उनमें जो है विभिन्न जो प्रक्रियाएं हुई या संघर्ष हुआ, वो जो है संघर्षों का वी कैन से दैट गवाह. ठीक, यानी कि तब से लेकर के आज तक का जो मॉडर्न इंडिया आप लोग देख रहे हैं, इसको बनाने में कई जो है प्रक्रियाएं और कई संघर्ष हमें करने पड़े. राइट, ये जो है इस बात का गवाह है. ठीक है, आगे वी कैन से दैट वी कम टू नो अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम द होस्ट ऑफ सोर्स. हमें इस अवधि के बारे में जो है वो कई जो है होस्ट ऑफ सोर्सेस, स्रोतों के मेजबानों से पता चलता है. यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कई सोर्सों से हमें जो है इस बारे में पता चलता है कि किस तरह से संघर्ष करके हमने अपने देश को आजाद कराया. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अपना करके आज जो इस कंडीशन में भारत है, वो कितने संघर्षों के बाद पहुंचा है. ओके, चीफ अमंग विच आर न्यूज़पेपर, रिपोर्ट एंड अदर राइटिंग, फोटोग्राफ्स एंड फिल्म्स. जिनमें से प्रमुख हैं अखबार की जो रिपोर्ट है, अन्य लेख हैं, तस्वीरें हैं और फिल्में हैं, जिनसे हम लोग आज के और पहले के भारत को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है हमारे देश का विकास हुआ. राइट, और लास्ट 2 चैप्टर में हम लोगों ने जो स्ट्रगल्स हुए उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही है. ओके, सोर्स ऑफ विंडो, न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. डियर स्टूडेंट, दीज सोर्स विंडो यू विल रीड बाय योरसेल्फ. ओके, उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन से न्यूज़पेपर, फोटोग्राफ्स हैं या लिटरेचर है, यानी कि साहित्य हैं, जो हमें मिले हैं, जिनके आधार पर हम इस भारत का विकास किस तरह से जो है स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हुआ, उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है. इशूइंग फेसिंग इंडिपेंडेंस इंडिया, कौन कौन से जो ऐसे मुद्दे थे, ठीक है, जिनका सामना करना पड़ा भारत को, आइए देखते हैं. न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फेस्ड विथ अ होस्ट ऑफ
मॉन्यूमेंटल प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, राइट। यानी कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया, जो अभी अभी जो स्वतंत्र जो भारत हुआ था, राइट, तो उसे जो है कई मॉन्यूमेंटल यानी कि स्मारक, वी कैन से दैट मॉन्यूमेंट का मतलब स्मारकीय, यानी कि न भूलने वाली, राइट। स्मारक क्या होते हैं, कभी ना भूल जा सकने वाली चीज। तो ऐसे ही जो है स्मारकीय जो है समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो उसे ऐसे ही कभी ना भुलाए जाने वाली चुनौतियां और समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चीफ एमंग दीज वर, उनमें से कुछ प्रमुख थी, राइट। कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं थी उनमें से, लुक एट हियर। यहां पर द रिफ्यूजी क्राइसिस, शरणार्थी जो आ रहे थे, राइट। रिफ्यूजी का कौन थे, जो आपने देखा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, ठीक है, और पाकिस्तान से लोग जो है बड़ी संख्या में हिंदू जो है भारत आ रहे थे। तो जो शरणार्थी संकट था कि इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था कैसे की जाए, राइट। तो ये भी जो है, और एक देश को एक स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए, यानी कि उस कंडीशन में जब अंग्रेज पूरी तरह से जो है हमारे देश को तहस नहस करके एक बहुत बड़ी ही विकट स्थिति में छोड़ गए थे, तो नई गवर्नमेंट के पास ये जो है चैलेंज था कि वो ये कैसे कर पाएंगे, राइट। शरणार्थियों के संकट का वो कैसे जो है जवाब दे पाएंगे, या उनका वो ये भी एक संकट उनके सामने था आया। ठीक है, नई सरकार बनने के बाद सबसे बड़ा संकट ये था। इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट एंड द बिल्डिंग ऑफ अ यूनाइटेड नेशन। और दूसरी चीज, अभी आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कुछ राज्य ऐसे थे स्वतंत्र राज्य जिनको या तो भारत में शामिल होने के लिए या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कहा गया। ठीक है, तो ऐसे जो राज्य थे उनका किस तरह से राज्यों का एकीकरण होगा और किस तरह से एकजुट राष्ट्र का निर्माण होगा, ये भी जो है एक समस्या थी। ठीक, तीसरी समस्या क्या थी, राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड होल्ड दिस डाइवर्स लैंड टुगेदर एंड इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। और एक संविधान लिखना जो इस विविध भूमि को एक साथ रखेगा और वंचितों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा। यानी कि जो वंचित लोग जैसे डिप्रेस्ड क्लास जो पीपल है उनके लिए एक सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, है ना, उनको उनकी आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए, उनकी सामाजिक स्थिति को उठाने के लिए, और साथ ही साथ इस विविधता से परिपूर्ण देश में, ठीक है, संविधान का निर्माण करना एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके आधार पर सरकार को काम करना था, राइट। ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बैक इनटू अ नेशन दैट हैड बीन wrung dry by the ब्रिटिश। ओके, राइट, यानी कि आर्थिक स्थिरता को आर्थिक स्थिरता थी, आर्थिक जो स्थिरता को देश में वापस लाना, दैट हैड बीन रंग ड्राई बाय द ब्रिटिश, जो अंग्रेजों के द्वारा, रंग ड्राई का मतलब है अंग्रेजों के द्वारा क्या कर ली गई थी, जो अंग्रेजों के द्वारा बिल्कुल सुखा दी गई थी। बिल्कुल सुखा देने का मतलब क्या है, रंग ड्राई का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सुखा देने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से तहस नहस कर देना। यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, आप लोग पढ़ते ही चले आ रहे हैं कि वो यहाँ से धन धीरे धीरे पूरी तरह क्या है अपने देश में ले जाने में लगे हुए थे। ओके,
और उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस कर दी। इस्टेब्लिशिंग अ फॉरेन पॉलिसी यानी कि एक विदेश नीति की स्थापना करना, ये प्रमुख समस्याएं थी। जैसे ही देश आजाद हुआ तो भारत को इन समस्याओं, जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट थी, उसे इन समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द रिफ्यूजी क्राइसिस, यानी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा और शरणार्थी संकट। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट चैलेंज दैट फेस्ड इंडिया वाज द रिफ्यूजी क्राइसिस कॉज्ड बाय पार्टीशन, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो त्वरित कारण था भारत को तत्काल चुनौती के रूप में, जो प्रमुख जो चुनौती का सामना करना पड़ा, वो था भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद शरणार्थी संकट। पार्टीशन resulted in the largest mass migration in the human history on both ends of India. Millions of Sikhs and Hindu were forced to move to India from Pakistan, while as many Muslims had to move out of India to Pakistan. Right? यानी कि विभाजन के परिणाम स्वरूप जैसे ही विभाजन हुआ तो उसका रिजल्ट ये हुआ, भारत के लाखों सिरों पर लाखों लोग जो है लाखों लोग जो है आए भारत में, ठीक है, जिनमें से कई सिख और हिंदू धर्म से संबंधित लोग थे, और भारत से कई लोग, मतलब लाखों लोग जो है कहाँ, पाकिस्तान गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अगर हम बात करें तो मानव इतिहास का, ह्यूमन हिस्ट्री का जो है सबसे बड़ा जो है, ठीक है, प्रवास था, यानी कि सामूहिक प्रवास था। प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह को आप लोग जानते हैं, माइग्रेशन, मूवमेंट करना। ओके, while as many Muslim had to move out of India to Pakistan, this was accompanied by mass violence and communal riots. Thousands of families lost their homes and possessions. Okay, यह सामूहिक हिंसा, इससे क्या हुआ, दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय मॉस वायलेंस एंड कम्युनल रिवॉर्ड्स, थाउजेंड ऑफ फैमिलीज लॉस्ट देयर होम्स एंड पॉइजन्स। राइट, यानी कि इससे क्या हुआ, यह सामूहिक हिंसा और सांप्रदायिक दंगों के साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि ये जो है आराम से बस एक्सचेंज कर रहे थे, इसमें मारकाट, खून खराबा भी हुआ, एज यू हैव लर्न इन लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो कम्युनल रिवॉर्ड्स, ये जो है वैचारिक युद्ध भी था। इसमें जो है हजारों परिवार जो है लॉस्ट देयर होम्स, उन्होंने अपना घर जो है खो दिया, एंड पॉइजन्स, और जो है जहर खा लिया। ठीक है, राइट, हजारों परिवार ने अपने घरों और संपत्तियों को भी खो दिया, एंड पोजेशंस यानी कि अपनी जो उसमें संपत्ति, उसको भी जो है उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया। राइट, तो इस तरह से द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंज बाय सेटिंग अप रिफ्यूजी कैंप टू एकोमोडेट द ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज। अब इस संकट का सामना करने के लिए, ठीक है, जब बहुत बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से आ रहे थे, मारकाट मची हुई थी, लोगों ने अपनी धन संपत्ति, घर, इन सबको क्या क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। राइट, तो उस कंडीशन में द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द चैलेंज, भारत सरकार ने शरणार्थियों के विशाल इस जो है माइग्रेशन को समायोजित करने के लिए, यानी कि समायोजित करने के लिए का accommodate the huge influx of refugees, शरणार्थी शिविर, ठीक है, शरणार्थी रिफ्यूजी कैंप्स का मतलब है शरणार्थी शिविरों का की स्थापना की। शरणार्थी शिविर क्या थे, टेंट लगाए गए, ठीक है, अस्थायी निवासों का निर्माण कराया गया। ठीक, जो लोग आ रहे थे उनको बाकायदा टेंट दिए गए उसमें रहने के लिए, ठीक है, और उन्हें भरोसा दिलाया गया
कि जो है उनके साथ आराम से रहे। अब उन्हें कोई भी जो है परेशान नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि लोगों को अपने क्या था, जान का भी खतरा था। ठीक, लोग डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई मार दे। ठीक, धन संपत्ति और परिवार से अलग हुए लोग जो है बहुत ही डरे हुए सहमे थे और उनको सहारा देने वाला कोई नहीं था। इमेजिन करिए वो कंडीशन क्या रही होगी, राइट। सुन करके ही, समझ करके ही रोए खड़े हो जाते हैं, राइट। और आज हम लोग केवल देश के नाम पर क्या करते हैं, जनगण मन गा लिया और फिर उसको भूल जाते हैं, क्योंकि नाउ इस एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोग जो है क्या क्या कर रहे हैं, आज मॉडर्न इंडिया जो बन रहा है उसमें सरवाइव कर रहे हैं और हम उस स्ट्रगल को भूलते चले जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज रिमेम्बर योर हिस्ट्री, राइट, है ना। तो दिस वाज accompanied by mass violence and communal rewards. Thousands of families lost their homes and possessions. The Indian government responded to the challenge by setting up refugee camp to accommodate the huge influx of refugees. शरणार्थियों को एक जगह समायोजित करने के लिए भारतीय सरकार ने शरणार्थी शिविरों का आयोजन किया, यानी कि शरणार्थी शिविर लगाए। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन वाज फॉर्म टू रिहैबिलिटेट द रिफ्यूजीज, है ना, राइट, रिफ्यूजीज एंड प्रोवाइड देम फॉर द लोन्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। एक जो है पुनर्वास मंत्रालय, रिहैबिलिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन का मतलब हुआ पुनर्वास मंत्रालय का गठन किया गया शरणार्थियों के पुनर्वास और उन्हें ऋण, शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था जितने भी शरणार्थी हैं उनको लोन, रोजगार, शिक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, जिसका इस मंत्रालय का यही उद्देश्य था कि जितने शरणार्थी लोग हैं उनको ऋण दिया जाए कोई काम करने के लिए, उनको शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और उन्हें रोजगार दिया जा सके ताकि वो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सके। ओके, इस समस्या का न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने इस तरह से समाधान किया। इंट्रीगेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब दूसरी समस्या डियर स्टूडेंट ये थी कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, यानी कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे देयर वर 562 प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, यानी कि आजादी के समय लगभग भारत में 562 रियासतें थी। ठीक है, ईच रूल्ड बाय अ महाराजा और अ नवाब, और प्रत्येक में एक महाराजा या नवाब का शासन था। द ब्रिटिश गेव देम द ऑप्शन टू अर्लियर ज्वाइन इंडिया, और पाकिस्तान, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जो है भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था। ओके, द टास्क ऑफ इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन फेल अपॉन सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब जो है रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने यानी कि मिलाने का और उन्हें एकीकृत करने का जो कार्य था वो भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल पर पड़ा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको भारत के, है ना, भारतीय संघ में एकीकृत करें, है ना। किस तरह से किया जाए ये उनकी जिम्मेदारी हो गई, किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसकी जिम्मेदारी दी गई। ड्यू टू द पटेल्स अस्ट्यूट डिप्लोमेसी, है ना, अस्ट्यूट डिप्लोमेसी, ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसली स्टेट ज्वाइंट इंडिया। ठीक है, यानी कि लगभग पटेल की जो अस्ट्यूट डिप्लोमेसी का मतलब है कूटनीति, यानी, और अस्ट्यूट डिप्लोमेसी का मतलब है सूक्ष्म कूटनीति, राइट। जो सूक्ष्म कूटनीति थी
ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसली स्टेट ज्वाइंट इंडिया, तो जिसके तहत जो है लगभग सभी रियासतें जो है भारत में शामिल हो गई। ओनली द स्टेट ऑफ जूनागढ़, केवल जूनागढ़, गुजरात, हैदराबाद, कश्मीर हेल्ड बैक। ठीक है, केवल यही तीन जो है राज्य रह गए, बाकी बाकी सब लोगों ने भारतीय संघ के रूप में सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो एकीकृत हो गए। ठीक है, यानी कि भारतीय संघ के अंतर्गत आ गए। ऑल थ्री हैड अ मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन, और ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों किया, ये तीन राज्यों क्यों नहीं शामिल हुए भारतीय संघ में, क्योंकि ये तीनों जो है मुस्लिम बाहुल्य जो है क्या थे, स्टेट्स थे, राज्य थे, राइट। हाउएवर द पीपल ऑफ जूनागढ़ ऑप्टेड टू ज्वाइन इंडिया, हालांकि जो है राइट, तो इसके बाद जो है क्या, एंड रूलर्स ईदर वांटेड टू, ऑल थ्री हैड अ मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन एंड द रूलर्स ईदर वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान और स्टे इंडिपेंडेंट। तो जो रूलर्स थे, वो जो शासक थे, वो या तो जो है पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे या फिर स्वतंत्र रहना चाहते थे। एंड द रूलर्स ईदर वांटेड टू ज्वाइन द पाकिस्तान और स्टे इंडिपेंडेंस, हाउएवर द पीपल ऑफ जूनागढ़ ऑप्टेड टू ज्वाइन द इंडियन। हालांकि जो जूनागढ़ के जो शासक थे वो भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। ठीक है, उन्होंने जो है भारत का विकल्प चुना। द निजाम ऑफ हैदराबाद, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत की जो सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद, उसके जो निजाम थे, विश्ड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, उन्होंने स्वतंत्र रहना चुना। बट द इंडियन गवर्नमेंट प्रिसीव्ड दिस एज अ थ्रेट टू नेशनल यूनिटी, लेकिन उन्होंने जो है भारतीय जो सरकार थी, इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय जो सरकार थी, उसने, भारत सरकार ने माना कि यह राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है, थ्रेट का मतलब खतरा है, एंड सेंट ट्रूप्स एंड इंटीग्रेटेड हैदराबाद इन 1948। इसके बाद उन्होंने सैनिकों को भेजा और 1948 में हैदराबाद को एकीकृत किया। कश्मीर had a predominantly Muslim population but was ruled by yes, हाँ, ट्रूप्स का मतलब होता है सेना, सेना को भेजा गवर्नमेंट ने उन पर, उस राज्य पर कब्जा करने के लिए, राइट। आगे, कश्मीर हैड अ प्रीडोमिनेटली मुस्लिम पॉपुलेशन, कश्मीर में क्या था, मुस्लिम पॉपुलेशन थी उस समय। अब क्या हुआ, कश्मीर में मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी थी, बट वाज रूल्ड बाय हिंदू रूलर्स, लेकिन वहां का जो शासक था वो हिंदू था, हरि सिंह, जिसका नाम क्या था, हरि सिंह। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के समय, हरि सिंह हैड नॉट डिसाइडेड हिज कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के समय हरि सिंह ने अपनी कोई भी कार्यवाही का फैसला नहीं किया था कि वो क्या ज्वाइन करेगा, स्वतंत्र रहेगा कि पाकिस्तान ज्वाइन करेगा या फिर इंडिया ज्वाइन करेगा, राइट। बट व्हेन कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय पठान ट्राइब्स फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन जब पाकिस्तान से पठान जनजातियों द्वारा कश्मीर पर हमला किया गया, हरि सिंह एग्री टू ज्वाइन इंडिया, तो जो है हरि सिंह जो है भारत में शामिल होने के लिए क्या हो गया, सहमत हो गया। इन रिटर्न फॉर मिलिट्री हेल्प, राइट, किसके इसके बदले में, सैनिक मदद के बदले में। विद द एसेशन ऑफ कश्मीर, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीट, कश्मीर के प्रवेश के साथ ही, जैसे ही कश्मीर ने भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए जो है अपनी हामी भरी, हरि सिंह ने भारत को ज्वाइन करने का जो है
निर्णय लिया, इसी के साथ भारत जो है क्या हो गया, पूरी तरह से एकीकृत हो गया और भारत का एकीकरण पूरा हो गया था। राइट। इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि स्टार्टिंग में जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थीं, और उनमें अलग अलग लोग शासन कर रहे थे, उसे एकजुट करना कितना बड़ा टास्क था। तो इन दो चुनौतियों के बारे में आप लोगों ने आज जाना, जिसमें पहला था रिफ्यूजी क्राइसिस, राइट, यानी कि शरणार्थी जो संकट था, और दूसरा था जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारतीय संघ के अंतर्गत शामिल करना। और ये टास्क दिया गया किसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बोलने में और अपनी कूटनीति के लिए बहुत तो जाने जाते थे। तो एस्टस जो एस्ट्यूट डिप्लोमेसी थी उनकी, उसके कारण जो है बहुत उन्होंने जल्द ही प्रिंसली स्टेट को कन्वे कर लिया और वो भारतीय संघ में शामिल हो गए। कुछ स्टेट्स जो थे, जिनमें से 3 थे जो शामिल होने में जिन्होंने पाकिस्तान या स्वतंत्र रहने की घोषणा की। तो इनमें जूनागढ़ ने बाद में जो है भारतीय संघ को शामिल भारतीय संघ में शामिल होना अ, भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार किया। हैदराबाद था जो सबसे, उसने स्वतंत्र रहना स्वीकार किया, जो भारतीय सरकार के लिए बहुत ही बड़ा खतरा था। तो भारतीय सरकार ने उस पर जो है ट्रूप्स यानी कि सेना भेजकर उस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, जिसका राजा हरि सिंह था। ठीक, हरि सिंह अब कश्मीर को अपने अधिकार में करने के लिए पाकिस्तान से पठानों ने और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। तो हरि सिंह ने क्या किया, हरि सिंह ने इस स्थिति में भारतीय संघ में शामिल होना जो है उचित समझा, और इसके बदले में, किसके बदले में, सैनिक सहायता के बदले में। इस तरह से पूरा भारत एकजुट हो गया और भारतीय संघ एकीकृत हो गया। Dear student, rest of the topics we will discuss on tomorrow. Thank you for today. Tomorrow we will meet once again, same time, same channel. Take care. Have a nice day. Bye.